नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम ढिल्लन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे अपन और मारवाड़ के इतिहास में अपनी बात हो गई थी मारवाड़ के शासक अजीत सिंह और उनके सहयोगी दुर्गादास। अजीत सिंह जिनकी चिता पर पशुओं ने स्वेच्छा से क्या दी थी, बलि दी थी, और इनकी हत्या इनके पुत्र जो छोटे पुत्र थे बखत सिंह द्वारा कर दी गई थी। अपन ने बात की थी कि आमेर के शासक सवाई जय सिंह के कहने पर अभय सिंह ने अपने छोटे भाई बखत सिंह को कहा और बखत सिंह ने इनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। इसका कारण ये बताया जाता है कि मुगल बादशाह फरूख शेर की हत्या में किसका हाथ था, अजीत सिंह का हाथ था। तो दोस्तों अपन कुछ अजीत सिंह के बारे में और बातें जानते हैं। तो देखो अजीत सिंह की वैसे 1724 में क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। तो अजीत सिंह के द्वारा देखो कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए। एक तो देखो इन्होंने जोधपुर में देखो एक तो कौन से महलों का, फतेह महलों का क्या करवाया, निर्माण करवाया। दूसरा इनके द्वारा कौन से महलों का, जनाना महलों का क्या करवाया, निर्माण करवाया गया। और तीसरा इनके द्वारा कौन सा, घनश्याम जी के मंदिर का भी क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। ठीक है दोस्तों, ये पिछली वीडियो में रह गया था अपना कि अजीत सिंह द्वारा जोधपुर या मंडोर में फतेह महलों का निर्माण करवाया गया, जनाना महलों का निर्माण करवाया गया और घनश्याम जी के मंदिर का भी क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। इनकी एक पत्नी थी, रानी थी राणावती। ठीक है, क्या नाम था, राणावती। इनके द्वारा कौन से मंदिर का, शिखर मंदिर का जोधपुर में क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। ये भी ध्यान रखना है अपने को। आज तक वैसे पूछे नहीं गए हैं कि अजीत सिंह के जो निर्माण है वो नहीं पूछे गए हैं, केवल अपने को याद रखने हैं। फतेह महलों का निर्माण, जनाना महलों का निर्माण और घनश्याम जी के मंदिर का क्या करवाया है, निर्माण। ठीक है, इनकी रानी थी राणावती, इनके द्वारा शिखर मंदिर का क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट, इनकी किसका नाम है, पुस्तकों का नाम है। कौन सी पुस्तकें लिखी, या फिर यूं कह दें किन किन ग्रंथों की इन्होंने रचना की। एक तो देखो इन्होंने गज उद्धार, गुण सागर, अपने नाम पर ही अजीत चरित्र, निर्वाण राह दुहा, दुर्गा पाठ भाषा और अजीत सिंह रा दुहा। ये इनके द्वारा 6 क्या लिखे गए, ग्रंथ लिखे गए। महलों का निर्माण करवाया गया, 6 ग्रंथ लिखे गए। पहला गज उद्धार, दूसरा गुण सागर, तीसरा अजीत चरित्र, मोस्ट इंपोर्टेंट, निर्वाण रा दुहा, इंपोर्टेंट, दुर्गा पाठ भाषा, और लास्ट अंतिम ग्रंथ कौन सा लिखा, अजीत सिंह रा दुहा या अजीत सिंह रा कवित। ये इनके द्वारा ग्रंथों की क्या की गई, रचना की गई। ठीक है, इनकी हत्या किसके द्वारा, इनका जो पुत्र था, ठीक है ध्यान रखना दोस्तों, अजीत सिंह की हत्या इनके छोटे पुत्र बखत सिंह द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, और बखत, इनकी हत्या के बाद शासक कौन बना, इनका बड़ा पुत्र अभय सिंह। तो 1724 में अजीत सिंह की क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी, जिनकी चिता पर पशुओं द्वारा स्वेच्छा से क्या दी गई, बलि दी गई। तो आइए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट शासक मारवाड़ के कौन बने हैं, अभय सिंह। काफ़ी फेमस रहे हैं अभय सिंह। ठीक है, पहले तो अपन इनके शासनकाल की बात करते हैं। अभय सिंह कब से कब तक क्या बने हैं, शासक बने हैं। तो 1724 से 1749 ईस्वी तक मारवाड़ का शासक कौन बना है, अभय सिंह। ठीक है, देखो क्रम से चल रहे हैं, इनके जो शासनकाल है बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं। तो इनको आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्रम से शासकों को याद करो, इनके जीवन काल अपने आप क्या हो जाएंगे, शासनकाल अपने आप याद हो जाएंगे। तो अभय सिंह के काल में देखो क्या घटना हुई। सबसे पहले कि क्यों याद करते हैं अपन अभय सिंह को, आपने एक घटना का नाम सुना होगा, मैं आपको पहले बता दूं कौन सी घटना है, खेजड़ली गांव की घटना।
कौन से गांव की घटना है? खेजड़ली गांव की घटना। देखो क्या हुआ कि महाराणा अभय सिंह क्या करवाना चाहते थे? कुछ महलों का निर्माण करवाना चाहते थे। अब महलों के निर्माण के लिए चूने की क्या होती है? आवश्यकता। आजकल तो सीमेंट में बनते हैं, उस समय किससे? चूने से बनाया जाता था। अब चूने को पकाने के लिए लकड़ियों की क्या होती थी? आवश्यकता होती थी। तो इन्होंने अपने शासनकाल में लकड़ी काटने का क्या दिया? आदेश दिया। और एक व्यक्ति था, कौन? गिरधारी दास कामदार। व्यक्ति का क्या नाम था? गिरधारी दास कामदार। तो इनके द्वारा क्या दिया गया? लकड़ी काटने का आदेश। ध्यान रखना कि ये लकड़ी काटने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? गिरधारी दास कामदार के द्वारा। और लकड़ी काटने का काम कहां से शुरू हुआ? खेजड़ली गांव में। और खेजड़ली गांव कहां पर पड़ता है? जोधपुर में। और यहां पर देखो कौन रहते थे? यहां पर रहते थे विश्नोई समाज के लोग। ध्यान रखना, अपना जोधपुर और बीकानेर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर विश्नोई जाति पाई जाती है। और विश्नोई जाम्बो जी के द्वारा चलाए गए 29 नियमों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। 20+9। तो उनमें से एक नियम था, हरे वृक्षों की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। अब सीधी सी बात है कि यहाँ पर खेजड़ली गांव में खेजड़ी के वृक्ष क्या थे? अधिक थे, इसलिए इस गांव का क्या नाम पड़ा? खेजड़ली गांव पड़ा। तो यहाँ पर विश्नोई समाज के लोग थे, और विश्नोई समाज के लोगों को जैसे पता लगा कि गांव में क्या काटे जा रहे हैं? खेजड़ी के वृक्ष काटे जा रहे हैं, तो इन्होंने इसका क्या शुरू कर दिया? विरोध शुरू कर दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये घटना कब की है, ये अपने को ध्यान रखना है। खेजड़ली गांव की घटना कब की है? तो अगर सन पूछ ले तो सन तो कब है? 1730 ईस्वी में। 1724 में शासक बने हैं, और उसके 6 वर्ष बाद इन्होंने क्या दिए हैं? वृक्ष काटने का आदेश दिया है। और अगर संवत पूछ ले तो विक्रम संवत 57 वर्ष आगे चलता है, तो 30+57 कितने हो गए? 87 विक्रम संवत। ठीक है, 1730 की घटना है। विक्रम संवत कब का है? 1787 विक्रम संवत की ये क्या है? घटना है। ठीक है, कि अब क्या हुआ कि गांव में सबसे पहले तो कौन? एक महिला थी। कौन सी महिला? अमृता देवी विश्नोई। महिला कौन थी? अमृता देवी विश्नोई। इनके पति कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन नाम याद रखना है। कौन थे? रामोजी। और इनके साथ इनकी 3 क्या थी? पुत्रियां। इस तरीके से टोटल कितने लोग आ गए? 363 व्यक्ति। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कितनी संख्या याद रखनी है? 363 व्यक्ति। देखो क्या हुआ कि जैसे इनको खबर लगी वृक्षों को काटना शुरू कर दिया, तो अमृता देवी विश्नोई पहुंचती हैं और वृक्ष को क्या कर लेती हैं? अपनी बाहों में ले लेती हैं। सैनिकों द्वारा आदेश दिया जाता है कि आप वृक्षों को छोड़ दो, हम वृक्ष क्या करेंगे? काटेंगे। तो इन्होंने कहा कि हम अपने प्राणों का बलिदान दे देंगे, लेकिन आपको वृक्ष नहीं काटने देंगे। तब ऐसी स्थिति में देखो, सबसे पहले तो अमृता देवी विश्नोई की इन्होंने क्या काट दी? गर्दन काट दी। फिर इसके बाद नंबर आया इनके पति रामोजी का, और फिर इनकी 3 क्या आई? पुत्रियां। तो इस प्रकार कितने? लगभग 3 तो पुत्रियां, पति अमृता देवी विश्नोई। इस तरीके से टोटल कितने व्यक्ति? 363 विश्नोई समाज के व्यक्तियों ने खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा हेतु अपने प्राणों का क्या दे दिया? बलिदान दे दिया। ध्यान रखना, अपने प्राणों का क्या दे दिया? बलिदान दे दिया। और ये घटना कब की थी? ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल दशमी। तो इस दिन खेजड़ली गांव में, ध्यान रखना, इस दिन खेजड़ली गांव में क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। क्योंकि कितने लोगों ने अपने प्राणों की बलि दी? 363 व्यक्तियों ने अपने प्राणों की बलि दी वृक्षों की रक्षा हेतु। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी, पूरे भारत में कौन सा त्योहार? राजस्थान में अपन एक लोक देवता है तेजा जी, तो इनका त्योहार मनाया जाता है, इनका मेला भरता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तेजा दशमी। तो यहाँ पर क्या, कौन सा दिन मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। तो जब तक ये बात अभय सिंह तक पहुंची कि इस प्रकार लोग अपने प्राणों को बलिदान कर रहे हैं वृक्षों की रक्षा के लिए, तब तक कितने लोग मारे जा चुके थे? 363 लोग मारे जा चुके थे। ध्यान रखना,
आरपीएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि कितने व्यक्तियों ने वृक्षों की रक्षा हेतु अपने प्राणों का क्या दिया, बलिदान दिया। तो अपने को यहाँ पर याद रखना है कितने लोग थे, 363 लोग थे। ठीक है, और कब मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। अब इस दिन की एक थोड़ी सी अपन विशेष चर्चा और करेंगे कि क्या हुआ था। इन 363 लोगों ने अपने प्राणों का तो क्या दिया, बलिदान दिया। अब देखो क्या हुआ कि खेजड़ली गांव में प्रति वर्ष क्या लगता है, वृक्ष मेला लगता है। प्रति वर्ष क्या लगता है, वृक्ष मेला लगता है। और कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजा दशमी। और ये क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। ठीक है स्टूडेंट, मैं ये कह रहा हूं कि खेजड़ली गांव में प्रति वर्ष क्या लगता है, वृक्ष मेला। और ये विश्व का क्या है, एकमात्र वृक्ष मेला है। इसके अलावा कहीं पर भी क्या नहीं लगता है, वृक्ष मेला नहीं लगता है। और कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इसके अलावा देखो क्या हुआ, 1994 ईस्वी को क्या हुआ, एक पुरस्कार प्रारंभ किया गया, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। किसकी याद में, कि ये जो 363 लोग मारे गए थे, इनकी याद में कौन सा पुरस्कार प्रारंभ हुआ, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार प्रारंभ हुआ। और इसका क्षेत्र क्या था, वानिकी। ध्यान रखना क्या है, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा हेतु ये क्या दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रथम बार किसे दिया गया, ये प्रथम बार किसे प्रदान किया गया, गंगाराम विश्नोई को क्या किया गया, प्रदान किया गया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना कि सन 1994 में क्या प्रारंभ किया गया, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार प्रारंभ किया गया। किस क्षेत्र में, वानिकी क्षेत्र में। ठीक है, और वन्य जीवों की रक्षा हेतु यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। और प्रथम बार क्या दिया गया, किसको दिया गया, गंगाराम विश्नोई को दिया गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसमें याद रखना है कि सन 2020 में किसे दिया गया। अब ये दिया जाएगा अभी कि सन 2020 में ये पुरस्कार किसे दिया जाएगा। करंट का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर हमेशा। तो आप लोग यहाँ पर याद करेंगे कि 2020 में प्रथम बार किसे दिया गया, और हर साल ये दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है, ये अपने को क्या करना है, याद करना है। तो एक घटनाक्रम तो ये हो गई अभय सिंह के शासनकाल की। एक घटनाक्रम की अभी अपन और बात करते हैं कि क्या हुआ। देखिए आगे अपन बात करते हैं, एक सम्मेलन हुआ, हुडा सम्मेलन। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभय सिंह के कहने पर भगत सिंह ने हत्या कर दी थी अपने पिता की। तो अभय सिंह ने मारवाड़ का साम्राज्य तो अपने पास रखा, और जो भगत सिंह था, भगत सिंह को क्या दिया, मेवाड़ का शासन दिया। सॉरी, नागौर का किसे क्या दिया, शासक बनाया। ध्यान रखना दोस्तों कि अभय सिंह ने स्वयं तो मारवाड़ रियासत, और भगत सिंह को कौन सी रियासत प्रदान की, नागौर रियासत प्रदान की। तो अब अपन बात करते हैं, एक सम्मेलन हुआ, हुडा सम्मेलन। ध्यान रखना, हुडा वर्तमान में कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा। ठीक है, इसकी विस्तृत चर्चा अपन करेंगे मेवाड़ के इतिहास में। क्यों, क्योंकि मेवाड़ के शासक जो संग्राम सिंह द्वितीय थे, उन्हें इसका क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन उनकी जनवरी में मृत्यु हो गई थी। और सम्मेलन कब था, सम्मेलन था 17 जुलाई 1734 ईस्वी में। तो जनवरी में उनकी मृत्यु हो गई थी। तब उनके पुत्र जगत सिंह द्वितीय द्वारा इसकी क्या की गई थी, अध्यक्षता की गई थी। तो हुआ क्या घटनाक्रम कि ये सम्मेलन क्यों बुलाया गया था, ये सम्मेलन बुलाया गया था मराठों के विरुद्ध, मराठों के विरुद्ध राजपूतों को क्या करने के लिए, संगठित करने के लिए।
ठीक है, मराठों के विरुद्ध क्या करने के लिए, राजपूतों को संगठित करने के लिए। देखो अपन इतिहास में पढ़ेंगे कि 1733 में बूंदी रियासत में मराठों का सर्वप्रथम राजस्थान में क्या हुआ था, हस्तक्षेप हुआ था। इसके बाद मराठों ने पूरे राजस्थान में हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया था। रियासतों पर आक्रमण करते, उन्हें लूटते या फिर उनसे क्या करते थे, कर वसूल किया करते थे। तो राजस्थान के सभी राजपूत शासक उनसे परेशान थे और राजपूत शासक इतने शक्तिशाली नहीं थे कि एक एक शासक मराठों को क्या कर सके, पराजित कर सके। तो इसलिए मराठों ने, या अपन कह सकते हैं संग्राम सिंह द्वितीय ने एक योजना बनाई। उस योजना का क्या नाम था, हुडा सम्मेलन। तो ये भीलवाड़ा के रामपुरा में एकत्रित हुए थे कि हम सब मिलकर जितने भी राजपूत शासक हैं मराठों के विरुद्ध क्या करेंगे, युद्ध लड़ेंगे। लेकिन क्या हुआ कि राजपूत शासक अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के चक्करों में क्या नहीं कर पाए, इस सम्मेलन को सफल नहीं बना पाए। यानी कि हुडा सम्मेलन क्या रहा था, असफल रहा था। तो मेरा यहाँ पर आपको पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि मारवाड़ की ओर से तो हुडा सम्मेलन में किसने भाग लिया था, अभय सिंह ने भाग लिया था। जैसे आमेर की तरफ से सवाई जय सिंह ने लिया था, ठीक है। और नागौर की तरफ से किसने लिया था, बखत सिंह ने लिया था। नागौर की ओर से किसने लिया था, बखत सिंह ने। और मारवाड़ की ओर से किसने लिया था, अभय सिंह ने लिया था, ठीक है। तो ये कौन से सम्मेलन की चर्चा की है अपन ने, हुडा सम्मेलन की। आगे अपन बात करते हैं एक युद्ध की ओर कि क्या हुआ। एक युद्ध हुआ था, देखो गंगवाना का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, गंगवाना का युद्ध, ठीक है दोस्तों। कब हुआ था ये, 1741 ईस्वी में। ध्यान रखना, गंगवाना का युद्ध कब हुआ था, 1741 ईस्वी में। किस किस के बीच में, मारवाड़ का शासक तो कौन था, अभय सिंह। इसका साथ इसके छोटे भाई किसने दिया, बखत सिंह ने। और किसके साथ हुआ था, आमेर रियासत के शासक कौन थे, सवाई जय सिंह, ठीक है। तो देखो इससे पहले कि ये युद्ध क्यों हुआ, कि जो गंगवाना का युद्ध है ये क्यों हुआ, इससे पहले की पृष्ठभूमि की अपन बात करते हैं कि वास्तव में क्या हुआ। देखो क्या हुआ कि बीकानेर के एक शासक थे, बीकानेर के शासक थे गज सिंह, ठीक है। इस गज सिंह पर किसने आक्रमण किया, अभय सिंह ने क्या कर दिया, आक्रमण। अभय सिंह ने क्या कर दिया, आक्रमण। ध्यान से देखना दोस्तों कि ये गंगवाना युद्ध की पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार गंगवाना का युद्ध हुआ, कारण क्या था। ये कारण की अपन बात कर रहे हैं कि गंगवाना युद्ध से पहले क्या घटनाक्रम हुआ कि बीकानेर के शासक गज सिंह पर अभय सिंह द्वारा क्या कर दिया गया, आक्रमण कर दिया गया। और इस बीकानेर के कुछ क्षेत्र पर इस अभय सिंह ने अपना क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, ठीक है, अधिकार कर लिया। तो अब गज सिंह की सहायता के लिए एक तो कौन गए, सवाई जय सिंह। इनकी सहायता के लिए एक तो कौन गए, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह कहाँ के शासक हैं, आमेर के। और मेवाड़ से कौन गए, जगत सिंह द्वितीय, ठीक है। अब सीधी सी बात है, गज सिंह हो गए इधर और इधर आमेर और मेवाड़ की सेनाएं भी इनके साथ हो गई। तो सीधी सी बात थी कि अभय सिंह को क्या करना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। अभय सिंह को क्या करना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। और जो जीता हुआ क्षेत्र था वो वापस किसको प्रदान करना पड़ा, गज सिंह को। और इस समय अभय सिंह ने अपने आप को अत्यधिक क्या महसूस किया, अपमानित महसूस किया। अब सीधी सी बात है, अपमानित महसूस किया तो ये वापस किसके ऊपर आक्रमण करेंगे, सवाई जय सिंह पर। और यही आक्रमण क्या कहलाया, गंगवाना का युद्ध। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार गंगवाना युद्ध की क्या तैयार हुई है, पृष्ठभूमि तैयार हुई है। अब इस युद्ध में क्या हुआ कि अभय सिंह और बखत सिंह दोनों मिलकर सवाई जय सिंह की सेना को बहुत अधिक क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि सवाई जय सिंह की ऐसी स्थिति हो जाती है कि अगर कुछ देर और होती तो ये युद्ध में क्या हो जाते, पराजित हो जाते। लेकिन इन्हें ऐन वक्त पर किसका सहयोग मिल गया, किसका सहयोग मिला, मुगलों का सहयोग मिला। और मुगलों का सहयोग मिलते ही इस अभय सिंह को इन्होंने क्या कर दिया, पराजित किया। ध्यान रखना, अभय सिंह को गंगवाना के युद्ध में सवाई जय सिंह द्वारा क्या किया गया, पराजित किया गया। यानी कि अभय सिंह को पराजय का क्या देखना पड़ा, मुंह देखना पड़ा। तो यही क्या है, गंगवाना का युद्ध। यही क्या था, गंगवाना का युद्ध। इसके अलावा अपन कुछ बात करते हैं इनके जो दरबारी विद्वान हैं,
ठीक है दोस्तों, अभय सिंह के क्या है, दरबारी विद्वान। एक तो कौन है, करणी दान। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, सूरज प्रकाश। ठीक है, देखो दोस्तों क्या हुआ था कि जो अपने शासक थे, कौन, अभय सिंह। अभय सिंह ने क्या किया, एक अहमदाबाद का शासक कौन था, सरबुलंद खां पर क्या किया, आक्रमण किया। देखो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं कि अभय सिंह द्वारा क्या किया गया, अहमदाबाद का शासक था सरबुलंद खां पर क्या किया गया, आक्रमण किया गया। तो इस आक्रमण का जो उल्लेख मिलता है वो कर्णिदान की कौन सी पुस्तक, सूरज प्रकाश। और एक व्यक्ति और थे, वीरभाण। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, राजरूपक। तो इस ग्रंथ में इस युद्ध का क्या मिलता है, सजीव वर्णन, या जिसे अपन क्या कह सकते हैं, आंखों देखा वर्णन, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, आंखों देखा वर्णन। ठीक है दोस्तों, मैं दोबारा बता रहा हूं कि अभय सिंह के दो दरबारी विद्वान थे। कर्णिदान ने कौन सा ग्रंथ लिखा, सूरज प्रकाश। वीरभाण ने कौन सा, राजरूपक। तो इन दोनों ग्रंथों में, यह आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्या हुआ था कि अभय सिंह ने अहमदाबाद के शासक सरबुलंद खां पर जो आक्रमण किया था, इसका उल्लेख निम्नलिखित में से किस किताब में मिलता है। तो किस किताब में मिलता है, कर्णिदान की सूरज प्रकाश और वीरभाण की किसके ऊपर, राजरूपक में इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार 1749 में फिर अभय सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो देखो इसके आगे का घटनाक्रम छोटा सा अपन बात करते हैं। देखो क्या हुआ, अभय सिंह की 1749 में तो क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और गद्दी पर कौन बैठा, इनका पुत्र क्या था, राम सिंह। राम सिंह क्या हुआ, गद्दी पर बैठा। ध्यान से सुनना दोस्तों, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभय सिंह क्या हुआ कि 1749 में अभय सिंह की मृत्यु हो गई और इनके पुत्र राम सिंह क्या बैठे, गद्दी पर बैठे। लेकिन इनके जो अभय सिंह के छोटे भाई थे, छोटे भाई कौन थे, बखत सिंह, जिन्हें मारवाड़ का क्या कहा जाता है, दूसरा पितृहंता। मारवाड़ का ये क्या है, दूसरा पितृहंता, जिसने अपने पिता की क्या की थी, हत्या। तो ये बखत सिंह क्या करता है, 1750 ईस्वी में इस राम सिंह पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। क्योंकि देखो इसको नागौर का क्षेत्र दे रखा था। ठीक है, अब नागौर का क्षेत्र दे रखा था, लेकिन इसने देखा कि राम सिंह कमजोर है, इतना शक्तिशाली नहीं है। तो 1750 में बखत सिंह ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया, राम सिंह पर आक्रमण कर दिया और स्वयं क्या बन गया, मारवाड़ का क्या बन गया, शासक बन गया। स्वयं क्या बन गया, मारवाड़ का शासक बन गया। तो अपन बात करें बखत सिंह कब से कब तक शासक रहा, तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कुछ किताबों में आपको 1749 से 52 भी मिलेगा और कुछ किताबों में अपने को 1750 से 1752। अलग अलग इतिहासकार इनका अलग अलग क्या मानते हैं, शासनकाल मानते हैं। तो मारवाड़ के शासक कौन रहे हैं, बखत सिंह। अब क्या हुआ कि ये राम सिंह किसके पास चले गए, मराठों के पास। ध्यान रखना, किसके पास चला गया, मराठों के पास। और मराठों ने किसके ऊपर आक्रमण किया, इस बखत सिंह पर। यानी कि इस राम सिंह ने, एक तो व्यक्ति था सिंधिया सरदार जयप्पा सिंधिया, इनकी मदद से किसके ऊपर आक्रमण किया, बखत सिंह पर। लेकिन बखत सिंह ने इन दोनों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। यानी कि इनके जीते जी राम सिंह कभी भी क्या नहीं बन पाया, मारवाड़ का शासक नहीं बन पाया। 1752 में भगत सिंह की मृत्यु हो जाती है और मारवाड़ के जो नेक्स्ट शासक बनते हैं वो बनते हैं विजय सिंह। ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट शासक हैं, जिन्हें जहांगीर का नमूना या उनकी जो पासवान थी उन्हें मारवाड़ की क्या कहा जाता है, नूरजहां कहा जाता है। इसका उल्लेख अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।